नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो महाबहस में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। सोनभद्र का मामला अब सियासी भट्टी पर पकता दिखाई दे रहा है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर जहां सदन में हंगामा किया, वहीं प्रियंका गांधी खुद सड़क पर धरने पर बैठी। सीएम योगी ने भी विपक्ष पर बड़ा वार किया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर सोनभद्र के सहारे सियासी संग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। इस घटना के पीड़ितों के प्रति ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। मेरी व राज्य सरकार की गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों को सदन में सफाई और सड़क पर कांग्रेसी। सोनभद्र के शोक पर सियासत का ये वो शोर है जो अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को आतुर है। सोनभद्र के सहारे प्रियंका की आंखों में उम्मीद जगी तो प्रियंका गांधी सोनभद्र के सफर पर निकल पड़ी, लेकिन ये हसरत हिरासत से आगे ना जा सकी। कोई लीगल ऑर्डर, कोई कागज नहीं है जो मुझे मिर्जापुर में जाने से रोक सकता है, क्योंकि कोई लीगल ऑर्डर नहीं है। सोनभद्र के लिए है, वो दिखाया उन्होंने, तो मैं कह रही हूँ तो मुझे मिर्जापुर जाने दीजिए, यहाँ से वहाँ तक तो जाने दीजिए, तो नहीं जाने देंगे। उम्भा गांव की घटना पर सियासत के उपासक उतावले होने लगे। इधर मातम पर मजमा लगा रही प्रियंका गांधी को सीएम योगी ने आईना दिखाते हुए कह दिया कि अपने गुनाह पर सियासत की सुनहरी चादर ना डाले कांग्रेस, क्योंकि 1955 में ये कांटे तो कांग्रेस ने ही बोए थे। आदर्श सोसाइटी के नाम पर दर्ज करने, यह कार्य भी 1955 में होता है जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहती है। 1989 में जब इस भूमि को सोसाइटी से फिर कुछ लोगों के नाम पर चढ़ाया जाता है, तब भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। ये हद हो गई है, हद हो गई है कि अपने ही प्रशासन में, अपने ही शासन में इस तरह की हत्याएं हो रही हैं और आप 1955 में कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। 10 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट में वे सारे चेहरे बेनकाब होंगे जो इस घटना के सूत्रधार और उसकी कड़ी के हिस्से माने जाएंगे। रही है, रोज रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज रोज महिलाओं पे कुछ ना कुछ अत्याचार हो रहा है और कोई मतलब एकदम इस तरह लगता है कि कोई शासन ही नहीं है, कोई प्रशासन ही नहीं है। सोनभद्र पर सरकार को घेरने चली कांग्रेस की करतूतों के सीएम योगी ने पन्ने पलटे तो कुछ लोगों के मुंह पिचक गए। वो क्या है, वो जा रही थी जो है, इनके कोई नेता क्यों नहीं गए? सोनभद्र लोग जगह जगह मारे जाते हैं, गांव में क्यों नहीं जाते? जहां कांग्रेस का कोई नेता जाए तो वो फोटो अपॉर्चुनिटी है, और तुम सब जगह घूमो तो फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है। बहरहाल 1955 से लेकर 2019 तक इन 64 सालों में कांग्रेस, सपा बसपा समेत सभी दलों की सरकार रही, लेकिन सोनभद्र का समाधान किसी ने नहीं किया और अब 10 लोगों की मौत पर मजमा लगाने की होड़ मची है। सवाल ये है कि क्या चुनावी असफलता के कलंक को धोने को आतुर प्रियंका सोनभद्र को सियासत का मैदान बना रही है? कैसे अधिकारी? कौन अधिकारी? आप कार्यपालिका हो, हम विधायिका हैं। आपको अधिकार नहीं है रोकने का। किस तरह रोक देंगे? चलिए, आज की खास चर्चा के लिए पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमेशा की तरह अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद, एग्जीक्यूटिव एडिटर चंद्रभूषण पांडे हैं, प्रवक्ता बीजेपी, प्रेमकांत तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हैं, दीपक मिश्रा हैं, प्रवक्ता पीएसपीएल। वहीं हमारे साथ उमेश कुमार मित्तल, रिटायर्ड आईएएस, और पीयूष मिश्रा, प्रवक्ता एसबीएसपी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, एक वजह कह सकते हैं बात समझ में नहीं आ रही कि इतना लंबा ये सियासी संग्राम चला जा रहा था, या पूरा विवाद इतना लंबा था। 1955 से लेकर अब तक की बात की जाए, सरकारें सभी की रही, किसी ने राज सुलझाने की कोशिश नहीं करी। अब मामला पहुंच गया खूनी संघर्ष तक, अब सियासत भी शुरू हो गई। सियासत तो देखिए, ऐसी कोई भी घटना घटती है तो सियासत उसमें आ ही जाती है जी। और जिन लोगों को राजनीतिक दल चलाने हैं उनकी मजबूरी भी है, ये नहीं करे तो क्या करें। सोनभद्र पर काफी चर्चा परिचर्चा हो गई। आज जिस दिन घटना घटी थी उस दिन भी हुई और आज भी हो गई।
लेकिन मैं कुछ बुनियादी सवाल सोनभद्र के जरिए देश के सामने रखने के लिए आया हूं। क्या यह सच नहीं कि आजादी के बाद से लेके और अभी हालिया तक, जब तक लैंड रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण पूरी तरह नहीं हुआ था, हिंसा, झगड़ा, मृत्यु, संघर्ष, इसकी सबसे बड़ी वजह थी पटवारी और लेखपाल और प्रभावशाली लोगों के बीच में जारी वह गठबंधन जो जमीनों को कमजोर आदमी से छीनकर मजबूत के पक्ष में कर देता था, मालिक कोई हो उसका। इस सोनभद्र का केस भी वही है। जब यह जमीन सोसाइटी के नाम हुई तहसीलदार की कलम से, तब तहसीलदार कोई अधिकार नहीं था, नहीं उसने कर दिया। और उसके बाद 89 में जब यह जमीन सोसाइटी से व्यक्ति के नाम पर हुई तो वो भी कानूनन ठीक नहीं था, लेकिन कर दिया। तो संघर्ष तो होना ही था। और यह इकलौता उदाहरण नहीं है। जो लोग जमीन से जुड़े हैं, राजनीतिक वर्ग के लोग हैं, वो इस बात को जानते हुए कि ऐसी समस्याएं हिंदुस्तान भर में लाखों करोड़ों की तादाद में हैं। मालिक कोई, नाम किसी का चढ़ा दिया पटवारी ने। ताकतवर लोगों ने जमीन लूटने का एक सुनियोजित अभियान चलाया इस देश में। सोनभद्र उसी की भेंट चढ़ गया। हम लोगों ने, यानी शासकों ने, अगर इस तरह की जमीन से संबंधित समस्याओं को गंभीरता से समय रहते सुलझाने की प्रवृत्ति विकसित की होती तो सोनभद्र नहीं होता, गांव गांव की लड़ाई नहीं होती, गांव में खूनी संघर्ष नहीं होता, खेत में बारूद नहीं होती, फसल होती। लेकिन नहीं किया। एसडीएम भूमि, एसडीएम राजस्व, कलेक्टर साहब, तहसीलदार, पटवारी, लेखपाल मिला के ये ऐसा तंत्र था कि उसके बाद आप मुकदमा ही लड़ते रहिए। बाबा मुकदमा दायर करे और पोता तक लड़े। ये तो आदिवासी थे, गरीब, ये क्या लड़ेंगे किसी ताकतवर आदमी से। इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। और इसमें क्या वो सरकारें दोषी नहीं जो इस कालखंड में देश का नेतृत्व करती रही, प्रदेश का नेतृत्व करती रही? क्या सच नहीं कि एक दौर 55 का दौर तो ऐसा था कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सब कांग्रेस का ही होता था देश में? ये बड़ा बड़ा मसला है। ये ठीक है, कांग्रेस को या प्रियंका जी को आज लग सकता है कि सोनभद्र में बेलछी जैसी संभावनाएं उनको दिख रही हो शायद, कि इंदिरा जी हाथी पर बैठकर गई थी बेलछी में जब दलित मार दिए गए थे बिहार में। और इंदिरा जी के साथ हाथी पर जो पीछे बैठ के गई थी वो मालूम कौन थी? वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो बाद में राष्ट्रपति बनी। रात के अंधेरे में बरसते पानी में इंदिरा गांधी गई थी। और उसके बाद इंदिरा गांधी का राजनीतिक पुनर्वास हो गया 3 साल के भीतर। हो सकता है कांग्रेस को लालच जागा हो कि बेलछी पार्ट 2 है क्या, चलो भाई। लेकिन जो मूल समस्या है उस पर चिंतन होना चाहिए, अन्यथा गरीब की जमीन प्रभावशाली लोग ऐसे ही हथियाते रहेंगे। और गरीब अगर जमीन नहीं छोड़ेगा तो मारा जाएगा, तो हिंसा होगी। इस बड़ी समस्या पर आज मैं देश का, प्रदेश का ध्यान आकर्षित करने आया हूं। एक बड़ी घटना घटी, सरकार ने कार्रवाई भी की, तमाम लोग हटाए गए, सस्पेंड हुए, अधिकारी जांचे हो बैठ गई, ठीक है। घटना दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, सत्ता पक्ष भी नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है।
लेकिन क्या हम लोगों, हमारे नौकरशाहों ने, उमेश जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है, क्या हमारे नौकरशाहों ने और हमारे राजनेताओं ने पिछले 70-75 साल की आजादी में ईमानदारी से इस बात की कोशिश की? और इसमें सबसे बड़ा खलनायक था पटवारी, लेखपाल और तहसीलदार, और उसके ऊपर कलेक्टर साहब। इन लोगों ने जमीन के साथ ऐसे ऐसे प्रयोग कर दिए। हिंदुस्तान की अदालतों में जितने मुकदमे लंबित हैं, उनमें से 50% इन्हीं की देन है। पटवारी, लेखपाल, तहसीलदार और कलेक्टर, इन्हीं की देन है कुल मुकदमों का 50%। तो जहां संघर्ष, जहां प्रतिरोध होगा वह संघर्ष हो जाएगा, क्योंकि ताकतवर आदमी तो प्रतिरोध पसंद नहीं करता ना। अब प्रधान है वो गांव के, और आईएएस का हाथ ऊपर से, बताइए, धरती पर बैठे भगवान है आईएएस, तो वो 200 लोगों को लेकर चले गए। बोले इन गरीबों में इतने साहस कैसे आ गया कि हमारे खिलाफ खड़े होंगे? सोनभद्र घट गया। मित्तल साहब, जमीन को लेकर, और अब तो खैर भला हो, कंप्यूटर को मैं सबसे ज्यादा बधाई इसलिए देता हूं 2 कामों के लिए। एक तो रेलवे की टिकट के लिए कंप्यूटर ने इस देश का बड़ा कल्याण किया, और दूसरा लैंड रिकॉर्ड में। वरना भ्रष्टाचार की गंगोत्री थी पटवारी का बस्ता। लिख लो आप मेरी बात। विश्व में सर्वाधिक भ्रष्ट लोगों में पटवारी शामिल था। किसका नाम कहां चढ़ा दे, किसका नाम कहां काट दे, उसकी कलम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं कटती, मुकदमे लड़ते रहो। उसी से इस जगह जगह सोनभद्र पैदा हुए। मित्तल साहब जी, देखिए, मुझे सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं कि इस बहस में आपने मुझको अपनी बात रखने का मौका दिया है। और ये बड़ा सामयिक विषय और बड़ा गंभीर और चिंताजनक विषय है जिस पर आज आपने ये बहस रखी और विचार विमर्श रखा। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं इस विषय से संबंधित, वो ये कि जैसे आपने सुना ही है और सभी जानते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये प्रकरण 1955 से चल रहा है और अब इस समय 50 साल 60 साल इस प्रकरण को चलते हुए 70 साल हो चुके। डिलेड प्रकरण में विलंब जो है वो नंबर 1 जन्म देता है। एक तो ये कि अगर न्याय भी हो जाए तो उस न्याय का वो एहसास नहीं होता। दूसरा जो जन्म होता है वो होता है भ्रष्टाचार का। और तीसरा जन्म जो होता है, तीसरी बात जो इससे उत्पन्न होती है ऐसे मामलों में, खासतौर से जमीन संबंधी मामलों में, वो होता है खूनी संघर्ष और मौके पर लड़ाई झगड़ा, और जिसकी परिणति इस सोनभद्र जिले में घोरावल में इस रूप में हुई कि इससे बड़ी त्रासदी शायद जमीन को लेकर नहीं हो सकती। तो ये अब इसमें जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो कौन है? पीड़ित व्यक्ति जैसे प्रेमचंद की कहानियों में कुछ पात्र उनके रहे हैं, और आपके भी मैं देखता हूं इसी प्रकार से जो 2 पात्र जिनका नाम हम अक्सर सुनते हैं, ननकू और रज्जाक। पीड़ित व्यक्ति और मारे गए व्यक्ति जो हैं वो वही व्यक्ति हैं जो ननकू और रज्जाक की श्रेणी के हैं। जो लोग घटना करने आए थे उन लोगों ने हल जोता, सब कुछ किया और वो तैयार होकर आए थे। और ये जो व्यक्ति थे ये निश्चित रूप से ये ऐसे व्यक्ति थे जो लोग तैयारी के नहीं थे, और इन लोगों ने अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते थे इन्होंने संबंधित थाने को भी इन्फॉर्म किया, जैसा हमने अखबारों में, समाचार पत्रों में इसको देखा, क्योंकि इसको हम भी कल से पढ़ रहे हैं, आज भी इसके विषय में सुना और देखा भी। तो सामयिक कार्रवाई भी मौके पे यदि होती तो शायद इतनी बड़ी घटना होने से बच सकती थी, रुक सकती थी। इसके लिए जो उन्होंने जांच समिति बनाई, जांच कमेटी बनाई, जो कुछ किया वो किया। और ये बात अपने आप में सही है कि लेखपाल किसी का नाम चढ़ाता है, किसी का नाम क्या करता है, और जो बातें सामने आ रही हैं
उसमें उस जमीन को लेकर कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, इस विषय में ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं, कहने की भी आवश्यकता नहीं। वो नाम आपके टीवी पे भी दिख रहे हैं, अखबारों में भी दिख रहे हैं, आप उसको बेहतर तरीके से जान भी बड़ी रहे हैं। सफाई से, बहुत साफ गोई से अपनी बात रखी। ठीक बात साहब। तिवारी जी, प्रेमकांत तिवारी, मैंने वो भारत देखा है जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रभावशाली गांव में पटवारी होता था। कोई मुख्यमंत्री हो, कमलापति जी रहे हो, संपूर्णानंद जी बाबू रहे हो, कोई रहा हो, पटवारी को साधो नहीं तो खेत गया। नर के रूप में नारायण थे पटवारी, जो कह दे वही कानून, उनके झोले में जो वही खाता रहता था वही अंतिम सत्य था। ये सोनभद्र जैसी घटनाएं उसी की कोख से निकली हैं। ये जो पटवारी राज था, जिसमें कलेक्टर से लेकर पटवारी तक एक संलिप्तता होती थी प्रभावशाली लोगों के साथ, क्या ये सच नहीं है? अमिताभ जी, असल में मामले ये हैं कि बहुत से ऐसे मामले जो सुसुप्तावस्था में होते हैं या लोगों के बीच में जिस पर उबाल आ रहा होता है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के लोग आमतौर से ये कह करके टाल देते हैं ये तो सिविल नेचर का मामला है और ये तो दीवानी का मामला है, इसमें कहाँ हम लोगों का दखल बनता है। ठीक है, वो तारीख और वो पेशी और वो सुनवाई और ठीक है, हम ऑर्डर किए दे रहे हैं, लेकिन असल में मामला ये है कि हम ऐसे हादसों का इंतजार करते हैं। जब तक ऐसे हादसे हो नहीं जाते हैं, जब तक ऐसा खूनी संघर्ष हो नहीं जाता है, तब तक हमारी आंखें नहीं खुलती, तब तक हमारे अंदर चेतना नहीं आती। ऐसे अमिताभ जी, आज सोनभद्र घट गया है, लेकिन न जाने कितने सोनभद्र सुसुप्तावस्था में, बॉइलिंग में हैं, वो कभी भी विस्फोट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी जो तहसीलदार की व्यवस्था या पटवारी की व्यवस्था है, जो ये कानून गो और इन लोगों की चीजें हैं, अभी भी गांवों में बहुत सा ऐसा माहौल है जहां पर पीड़ित अपने आप को पीड़ित समझ रहा है और दबंग जो है वो लगातार अपना अत्याचार कर रहा है। तो सवाल एक ये है, गांव में कि है, अगर गांव में है, ये बहुत बड़ी घटना हुई, चिंतनीय चिंतनीय घटना है, गांव में ऐसी स्थिति है। दीपक मिश्रा, तो हिंदुस्तान में डाटा तो कोई आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन मेरा तजुर्बा, जो मैंने आंखों से देखी चीजें, उसके आधार पर मैंने जो शुरुआत में कहा उसी को रिपीट करके आपके पास आऊंगा। जितने मुकदमे चल रहे हैं उसमें से 50% दबंग और पटवारी, तहसीलदार, लेखपाल से लेके कलेक्टर तक के बीच का जो नेक्सस है उसका परिणाम है। गरीब अपनी जमीन बचाने के लिए सेशन में मुकदमा करता है और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता है, जो झुग्गी झोपड़ी होती है वो भी बिक जाती है उस लड़ाई में। क्या यही परिणति नहीं होती फिर सोनभद्र में कि आदमी कहता जब मरना ही है तो चलो? आपकी बात से मैं अक्षरशः सहमत हूं। इसमें दो नाम और जोड़ दीजिए, एक स्थानीय दलाल नुमा नेता और दूसरा बिल्डर। तो अब के तो अधिकारी हैं, वो तो बिल्डरों के एजेंट बन गए हैं। कभी हुआ करता था कि बिल्डर उनके एजेंट होते थे, अब बड़े बड़े बिल्डरों के बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस एजेंट के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ये बताइए, और मजे की बात है, सरकारें क्या करती हैं, चाहे जिसकी भी सरकार हो, हम लोग की भी सरकार थी, वर्तमान में राष्ट्रवादियों की सरकार है, सबकी सरकारें उन पे पर्दा डालती हैं और सुनहरा पर्दा डालती हैं। अच्छे शब्दों की चालाकी से मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ये मामला 1955 का है, यानी संपूर्णानंद जी की यह गलती थी। बीच में भी तो 4 मुख्यमंत्री उनके दल के या उनके गोत्र के हुए, उन्होंने क्यों नहीं संशोधित कर दिया? तो नॉस्टैल्जिक होकर इस समस्याओं का समाधान हम नहीं ढूंढ सकते। एक सोनभद्र तो हो गया ना, किस्तों में कितने सोनभद्र रोज होते हैं मान्य, और बस संख्या दहाई तक नहीं पहुंचती, 1, 2, 3, 4, अब वो सुर्खियां नहीं बन पाती। कहीं न कहीं रोज छोटे छोटे उसके लघु संस्मरण या करिए कि बोनसाई एडिशन सोनभद्र के रोज हो रहे हैं और घंटों घंटों हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश और बिहार में खासतौर पे ज्यादा। राजा टोडरमल से लेके और अब तक
का कभी यह जमीन की समस्या सुलझी ही नहीं, इसलिए नहीं समझी। और मजे की बात आप देखिए, इसके पीछे एक जो बात टीवी स्क्रीन में भी नहीं आ पा रही है, इसमें एक और विसंगति जुड़ गई, कानून व्यवस्था बीट। वो आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश जो इतनी बड़ी आबादी का देश है, इतने बड़ी आबादी का प्रदेश, अलग देश होता तो चौथी सबसे बड़ी आबादी का देश होता, इंडोनेशिया और ब्राजील से भी ज्यादा हमारी आबादी होगी। क्या एक स्वतंत्र गृह मंत्री यहां दरकार नहीं है? मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय क्यों? सवाल यह है कि जब आप शक्ति को विकेंद्रित नहीं करेंगे, और आप देखिए एक आईएएस का नाम आ रहा है, क्यों नरोवा कुंजरों में आईएएस का नाम आ रहा है? जब प्रधान का नाम खुले खुले ले लिया गया कि यह प्रधान दोषी है, तो आईएएस का नाम बंद लहजे में क्यों लिया जा रहा है? क्या वह पूरी व्यवस्था के भसुर हैं जिनका नाम नहीं लिया जा सकता है? लिया जाएगा तो शर्मा के लिया जाएगा। जब वो चिन्हित हो गए तो उनपे एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? आज तक एक आईएएस या एक आईपीएस 310 के तहत पूरी आईएएस लॉबी के समर्थन में खड़ी होती है। दीपक भाई, यही समस्या विडंबना है, इसी के चलते देश में इतने झगड़े फसाद हैं। उसका मुख्य कारण एक ये भी है। ठीक है, आईएएस को तनख्वाह दी जाती है भ्रष्टाचार रोके। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। हम लोग देख ही रहे हैं, बाबू के पक्ष में पूरी बाबूशाही एकजुट होती है उसको बचाने के लिए, चाहे खुल के और चाहे पीछे से, वो हम जानते हैं। दीपक, पीयूष मिश्रा, मैंने देखा नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में, छोड़ो सोनभद्र तो बहुत पिछड़ा इलाका है, और उसमें भी ये गांव तो बहुत ही पिछड़ा है। गाजियाबाद और नोएडा जो सुपर सेंसिटिव इलाके हैं, वहां भी पता लगता है जी पैमाइश हुई जमीन की, तो हमारी जमीन पर दूसरे को मालिक बना दिया गया कागज पर। अब वो कलेक्टर के यहां एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन आदमी दिए जा रहा कि साहब पैमाइश दोबारा कराओ, गलत पैमाइश कर दी। ये खेल तो आज तक चल रहा है। इसका कोई सुधार का रोड मैप कभी मैंने नहीं देखा। ब्यूरोक्रेट्स को भी इसमें रुचि नहीं लेते देखा। उन्होंने कहा ऐसे ही चले तो ज्यादा ठीक, इसमें ही ज्यादा संभावनाएं हैं लाभ की। देखिए अमिताभ भैया, ऐसा है कि अभी आपने इसके पहले आपने एक चीज और बात कही, नोएडा और गाजियाबाद की। नोएडा और गाजियाबाद अभी तो नहीं, बल्कि अगर लखनऊ भी देख लीजिएगा तो कई सारे ऐसे मामले हैं जो जमीन के कई सारे ऐसे मामले हैं जिनकी 2 बार रजिस्ट्री 3 बार रजिस्ट्री ऐसे हुई है। लेकिन दिक्कत क्या है, आप जैसे माननीय योगी जी ने आज जो कहा कि ये 1955 की जबकि भी घटना है तो वो लोग दोषी हैं इस टाइप के, तो आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। अब देखिए, अगर वहां सोनभद्र, यहाँ की तो ये आम बात है, महानगरों की तो ये आम बात हो चुकी है भाई, आपका ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक तो आपके हैं, आप ही के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। तो ये दिक्कत क्यों आ रही है? पिछले 5 साल आपने देश पे राज किया, फिर आपको जनता ने चुना है कि आप हमारी समस्याओं को सुनेंगे। और अगर बात की जाए सोनभद्र के मामले में, तो सोनभद्र के मामले देखने वाले बहुत, जिनका बिहार कैडर के जो आईएएस हैं उनका जो नाम आ रहा है, तो क्या इनकी किससे मिली भगत थी? छोटी मछलियां तो आज नाप दी गई। और जो आपने पटवारी और लेखपाल की बात करी, पटवारी और लेखपाल पे आज गाज नहीं गिरी है। एसडीएम, सीओ, एसएचओ, जितनी छोटी मछली थी इनको सबको फेंक दिया गया। क्या वह आईएएस किसके किसके संपर्क में था? जाहिर सी बात है, कल को जांच होगी तो उस पर भी कार्रवाई होनी निश्चित है। वो वहां के एडीजी कहां थे, एसपी कहां थे, डीएम डीआईजी क्या कर रहे थे, ये सब बहुत चीज देखने वाली बात है। और एक बात बताऊं अमिताभ जी, जो 300 लोग 200 लोग इकट्ठा हुए, 11 दिन पहले एक शासन को रिपोर्ट भी भेजी गई थी कि वहां पे कुछ ऐसी हलचल होने के आसार हैं, तो यह वहां का एलआईयू कर क्या रहा था? 1 घंटे तक यह वारदात होती रही। यही बात जब हम शासन में थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे, तो कोई भाजपा वाले ये कहते थे कि प्रकाश राजभर, एक मिनट रुको, चंद्रभूषण पांडे के पास में चलूंगा 3-4 मुख्य सवालों के साथ। चंद्रभूषण जी, पहला बिल्कुल मेरा फोकस्ड सवाल ये जी, वहां के तहसीलदार को और वहां के स्थानीय थाने को लिखित तौर पर इत्तला दी गई थी कि बुधवार को जमीन की पैमाइश होनी है, तो पैमाइश होगी तो संघर्ष होगा। गरीब की जमीन ताकतवर छीनेगा और अमला उसके साथ होगा तो संघर्ष तो होगा ना। फिर ये घटना कैसे घट गई? एक,
ऐसे अधिकारियों के निलंबन से काम नहीं चलेगा, इन पर रासुका लगनी चाहिए। इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह क्या होगा? आपके भ्रष्टाचार, आपके कदाचार, आपके अनाचार के चलते इन बाबुओं के, अधिकारियों के 10 लोग जान से गए। इन पर रासुका लगा के, गैंगस्टर लगा के इनको क्यों नहीं जेल भेजा? निलंबन क्या होता है भाई? निलंबन कोई सजा है क्या चंद्रभूषण जी? सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में कह चुका कि ट्रांसफर और निलंबन सजा के तौर पर नहीं है, ये एक सामान्य और सहज प्रक्रिया है नौकरी की। ये तो बेसिक सवाल बुधवार से मेरे जहन में जो प्रमुख बातें, हाँ, देखिए घटना नो डाउट कहीं न कहीं से ये घटना इस स्वरूप में इतनी बड़ी घटना में तब्दील हुई, तो उसमें कुछ लोगों की जिम्मेदारी, जवाबदेही और लापरवाही तो निश्चित है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसको मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकार किया, इसीलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से जो प्रथम दृष्टया उनको समझ में आया, कुछ जमीनी अफसरों को निलंबित तत्काल किया। लेकिन आपको जानकारी के लिए आपको पता ही है कि प्रमुख सचिव राजस्व बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत ही बारीकी से उसकी जांच करेंगे और उसकी जितनी कड़ियां हैं, कितनी भी सशक्त कड़ियां क्यों न हो, कितने भी मजबूत लोग क्यों न हो, कितने भी शक्तिशाली लोग क्यों न हो, उनको उनकी हैसियत बताई जाएगी और उनकी जगह जेल ही होगी। और कानून की जो धाराएं, कठोरतम धाराएं जो संभव है, चाहे भारतीय दंड संहिता की धाराएं हैं या सिविल प्रोसेसिंग एक्ट के तहत जो भी और भी सिविल के जो भी प्रावधान होंगे, वो सारे उसमें लगाते हुए हम लोग कार्रवाई करने से किसी भी तरह से संकोच नहीं करने वाले और समयबद्ध कार्रवाई करेंगे। इसलिए जब मुख्यमंत्री जी ने अभी भेजा कमिश्नर को, तो 24 घंटे में उन्होंने कुछ पड़ताल किया है, लेकिन उसमें ऐसा समझ में आया कि उसमें ढेर सारे और सूक्ष्मता से, गहराई से जांच करने की जरूरत है। प्रमुख सचिव राजस्व को चंद्रभूषण जी, मैं मानता हूं चंद्रभूषण जी, एक मिनट भाई, एक मिनट, इसमें एक सप्लीमेंट्री है सवाल मेरा। सप्लीमेंट्री सवाल पूछने का तो पार्लियामेंट में भी अवसर मिलता है। पूरक प्रश्न ये, पुलिस अरे आपको तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है शांति भंग की आशंका में, कि आशंका है, इनकी आंखें देख के हमको लगा कि ये बवाल करेंगे परसों, तो हमने गिरफ्तार कर लिया। उसको मैंडेट है पुलिस को, ठीक। लेकिन जिन अधिकारियों के कर कमलों द्वारा ये नरसंहार संपन्न हो गया, जो उसके कारण है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो? कॉमन मैन तो आशंका में गिरफ्तार हो जाए, और ये लेखपाल, तहसीलदार, थाना इंचार्ज उस इलाके का, ये तो प्रथम दृष्टया जेल जाने चाहिए थे। जिनके पास सूचना थी, ये मौका पर क्यों नहीं थे? मैं इसमें ये 32 ट्रक का मूवमेंट, 32 ट्रैक्टर का मूवमेंट कैसे हो गया? जी आपका तो 3 दशक का लंबा पत्रकारिता जीवन का अनुभव है। आप देखिए, 2 चीजों को इसमें समझना होगा। देखिए, जो राजनीतिक दल विपक्ष में बैठे हैं और अपने कर्मों के कारण, या कह लिया जाए अपने कुकर्मों के कारण, सस्पेंड करिए, आज वो दरकिनार है और वो वर्ग संघर्ष का रूप अगर देने की कोशिश करना चाहते हैं, जाति विद्वेष पैदा करना चाहते हैं, समाज में अशांति पैदा करना चाहते हैं, समाज में 2 लोगों के बीच में जो सामंजस्य समरसता है, देखिए 2 लोगों की जो निजी लड़ाई है, जानता हूं, दबंग और गरीब 2 ही वर्ग है मेरे दृष्टि में। दबंग है एक वर्ग और एक गरीब, बस 2 ही वर्ग है, बाकी कोई वर्ग नहीं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात अभी अपने प्रथम उद्बोधन में, जब प्रधानमंत्री के रूप में ये बात कही है कि देखिए, कहीं न कहीं से जो पीड़ित है, वंचित है, परेशान है, गरीब है, अक्षम है, उसको ऊपर उठाने के लिए सशक्त लोगों को आगे आना चाहिए। और जो लोग ये काम किए हैं, देखिए उनकी बड़ी बुरी गति होने वाली है। उनकी वो गति होगी, वो नजीर बनेगी कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में शायद कोई दोबारा इस तरह कोशिश करेगा। देखिए, प्रथम दृष्टया हमने सारे प्रमुख लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, असलहों को बरामद कर लिया है, उन वाहनों को भी हमने पकड़ लिया जो इस्तेमाल हुए हैं। संबंधित अधिकारियों के प्रथम दृष्टया जो लापरवाही, उनको हमने सस्पेंड करने का मतलब ये न समझिए, यथासंभव अपनी सेवा से भी वो मुक्त होंगे और जरूरत पड़ेंगे। देखिए, भारतीय दंड संहिता किसी को विशेषाधिकार नहीं देती है अपराध को प्रायोजित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, या अपराध को संरक्षण देने के लिए। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों के साथ जितनी कड़ाई से निपट रही है, वो कड़ाई इनके मामले में भी दिखेगी और दिख रही है। तो आप थोड़ा सा हमें इंतजार करिए, क्योंकि कानून की जो प्रक्रिया है, इसमें हम किसी को छोड़ने वाले नहीं। लेकिन मेरी यहां पर समझ दूसरी थी।
बाद में जांच होगी कि निष्कर्ष आएगा, कुछ सजा बढ़ेगी, ठीक बात है। मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या ऐसा मुमकिन नहीं था कि बाबू भी सरकारी भारत का नागरिक और अमिताभ अग्निहोत्री भी भारत के नागरिक, अमिताभ अग्निहोत्री की गिरफ्तारी दरोगा कर लेगा आशंका में, और बाबू की गिरफ्तारी के लिए जांच कमेटी का रिपोर्ट आएगी। सामान्य बुद्धि भी कोई चीज है, कॉमन सेंस। हमारा कॉमन सेंस ये कह रहा है सोनभद्र के उस गांव के इस नरसंहार के प्रथम दृष्टया कारण थे वहां का तहसीलदार उस इलाके का और उस इलाके का थाना इंचार्ज। इनको क्यों नहीं जेल भेजा? जांच आएगी तब आएगी, रिपोर्ट आएगी, राजस्व सचिव, कैबिनेट सचिव, वो अलग सवाल है। लक्ष्मण रेखा तो खींचे। ननकू और रज्जाक तो जेल चले जाते हैं सिपाही की मर्जी से, और जो सिपाही है, जो दरोगा है, वो जेल नहीं जा रहा। क्यों भाई? उसके पास कोई डबल नागरिकता है क्या देश की? या राष्ट्रपति है भारत का और राज्यपाल है कि उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता? नहीं ना, सामान्य बाबू है, उठा के बंद करिए। बिल्कुल, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर महाबहस जारी रहेगा। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो सोनभद्र का मामला सियासी तूल तो पकड़ ही चुका है। अब ये देखना होगा कि जो असल आरोपी हैं उन पर कब तक कार्रवाई हो पाएगी। अमिताभ जी, नहीं, कार्रवाई तो हुई जी, बहुत सारे लोग पकड़े गए, कई अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, कार्रवाई तो हो ही रही है, उसमें तो खैर प्रॉम्प्ट रही सरकार। मित्तल साहब, मुझे बहुत संक्षेप में ये बताइए, कॉमन मैन आशंका के आधार पर गिरफ्तार हो जाता है, दरोगा के मर्जी पर गिरफ्तार हो जाता है। भाई दरोगा जी को उसका चेहरा नहीं पसंद, उठा के अंदर डाल दिया। बाद में कोर्ट से छूट जाए तो दरोगा जी की सेहत पे क्या फर्क, कलेक्टर की सेहत पे क्या फर्क? आपका भाग्य है, छूट जाओ जी जी जी, और फंस जाओ तो भुगतो। ऐसे ही नियम जो जनता पर लागू है बाबुओं के लिए नहीं हो सकता क्या? जरा मुझे समझाओ जल्दी से आप, क्योंकि जनता चाहती है यही अच्छा नियम जो जनता के लिए लागू है, आप लोगों के करकमलों से वही नियम आप लोगों के लिए लागू हो जाए, सिपाही से लेकर डीजीपी तक और पटवारी से लेकर मुख्य सचिव तक। नहीं, निर्दोष होकर कोर्ट से छूट जाओगे, जेल से बाहर आ जाओगे, नियम अपनी जगह पे जी जी, नियम अपनी जगह पे है और नियम लागू भी है, और ऐसा भी नहीं है कि इसमें किसी प्रकार की कमी है या कोताही है। रही बात मैं इसकी, जो चाह रहा हूं वो बताओ आप। इस प्रकरण में पूरी जांच जैसा भी आपके घुमा दी, सामने गोल आया, गोल बात, अधिकारियों तो वाली बात जांच नहीं। इसमें हुई है, फाइल की नोटिंग कर दी आपने। नहीं, घुमा हम नहीं रहे। मित्तल साहब, ये फाइल में नोटिंग वाली बात कर दी, जैसे नोटिंग करता करने का हमारा कभी मेंशन नहीं होता। ना, मैंने पूछा वो थानेदार जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उसकी लापरवाही ने ये घटना को अंजाम होने दिया, उठा के गैंगस्टर लगा के बंद क्यों नहीं कर सकता जैसे कॉमन आदमी हो जाता है? वो तहसीलदार क्यों नहीं जेल भेजा जा सकता है? उसके लिए एक निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं, वही मैं आपको कह रहा हूं कि गैंगस्टर एक्ट का हो चाहे रासुका हो, उसके लिए एक व्यवस्था बनी है, उसमें कार्रवाई होती है, और उस कार्रवाई को करने के लिए निश्चित रूप से जो सक्षम अधिकारी है उसके लिए सामने जब ये मैटर आएगा निश्चित रूप से वो कार्रवाई करेगा। थैंक यू मित्तल साहब ने, मित्तल साहब बहुत लंबे समय तक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी की हर सीढ़ी को जानते हैं। उन्होंने मेरी बात को पकड़ा और कहा गैंगस्टर के लिए एक व्यवस्था होती। मुझे मालूम है हुजूर, गैंगस्टर का पूरा प्रावधान मालूम है, लेकिन पुलिस जिसको अंदर करना चाहती है, आप भी चंद्रभूषण जी आप ही के पास आ रहा हूं, उसको पहले गिरफ्तार करके भेज देती है जेल, और जेल की अवधि में ही उस पर गैंगस्टर की फाइल चालू कर देती है। सामान्य मुकदमे में जेल जाता है, जब तक जमानत की अर्जी लगाए तब तक गैंगस्टर ठोक देती है, कलेक्टर साहब दस्तखत कर देते हैं। मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा कि गैंगस्टर लगाओगे कि रासुका लगा रहे हो, मैं ये कह रहा हूं जैसे सामान्य व्यक्ति को जेल भेज देते हैं कि तुम निर्दोष हो तो अदालत को समझाओ जाके, इन बाबुओं को वैसे कब भेजा जाएगा? चंद्रभूषण जी,
देखिए, हमें कोई परहेज नहीं है कि किसी को जेल में भेजा जाए, किसी को जेल में जाने से बचाया जाए। देखिए, हम तो ये मानते हैं कि कठोरतम सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए जो लोग दोषी है इस प्रकरण में। और ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसमें कोई रियायत नहीं देने जा रही है। जेल भेजने से लेकर के गैंगस्टर गुंडा एक्ट, रासुका तक कठोरतम धाराएं, आईपीसी के कठोरतम धाराएं, और भी जो पार्लियामेंट के एक्ट हो वो भी उसमें थोप दिए जाए। देखिए, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता निर्दोष लोगों की जान को। निर्दोष लोगों की जिस तरह से हत्या हुई है, इसको योगी सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सरकार कटिबद्ध है उनको दंडित करने के लिए। हम प्रतिबद्ध हैं, हम संकल्पित हैं, हम उसमें समझौता नहीं करने जा रहे हैं। हम आपकी प्रतिबद्धता को समय समय पर चेक करते रहेंगे। दीपक मिश्रा जी, मेरा सवाल तो बहस में बड़ा फोकस्ड होता है, जिस दिन होता है एक ही सवाल होता है, पूरी बहस उसी के इर्द गिर्द में चाहता हूं घूमे। मैं जो समझना चाह रहा हूं, दीपक मिश्रा को गोमती नगर का इंस्पेक्टर चाहे जब बंद कर देगा उठा के, ठीक, दीपक मिश्रा निर्दोष हैं, दोषी हैं, इसके लिए अदालत बनी है। वो कहेगा भाई साहब जाओ नेताजी वहीं सबूत दो यार, मुझे मेरा दिमाग नहीं खराब करो, मेरी मन था आपको बंद करने का, आपकी टोपी अच्छी नहीं लगी, मैंने बंद कर दिया, आप अदालत में कहो जाके छोड़ दे तो मुझे क्या है। यही होता है ना। पटवारी, लेखपाल, दरोगा, इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, फलान ढिकान, जितना ये सरकारी अमला जमला है, इन लोगों के लिए ये परम पावन पुनीत कानून कब व्यवहार में आएगा? मान्यवर, ये परम पावन पुनीत व्यवहार में कभी आ ही नहीं सकता, दो कारण से। बड़े सक्षम सरकार है, बहुमत की सरकार है, प्रचंडतम सरकार है, घोर राष्ट्रवादी है, दीनदयाल की असली वारिस है, इनकी भी भाषा चाहिए में है। माननीय प्रवक्ता महोदय, निसंदेह इनकी ईमानदारी और प्रतिबद्धता को मैं प्रणाम करता हूं। यह भाजपा के एकमात्र ऐसे प्रवक्ता इस समय जो रिक्शे से डिबेट करने आते हैं, बाकी तो सब फॉर्च्यूनर में आ गए। तो वो जो फॉर्च्यूनर आई है वो इसी पटवारी, इसी कोतवाल, इसी दरोगा के ही तो माध्यम से आई है। आप जिन हाथों से लूटेंगे उन हाथों को हथकड़ी नहीं पहना सकते, चाहे वो दीपक मिश्रा हो, चाहे वो अग्निहोत्री जी हो, चाहे आदरणीय उमेश जी हो, या कोई जी हो। तो वही तो माध्यम है जिनके माध्यम से लूटा जा रहा है। आप मुझे यह बताइए, यही योगी जी कहा करते थे ना, जिस थानेदार के परिधि में, कार्य परिधि में कार्य हुआ उसको क्यों नहीं जेल भेजा जाता। अब वही मुख्यमंत्री क्यों नहीं भेज देते? आप जेल भेजिए, दरोगा अगर साबित कर देगा कि नहीं उसकी लापरवाही नहीं थी, वह जिस काम के लिए तनख्वाह लिया है उस काम को ठीक से कर रहा था। भाई एक्ट बने हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात कही आपने, अच्छी बात कही, दरोगा साबित करे कि उसकी लापरवाही नहीं थी, ठीक बात है। पीयूष मिश्रा, वही सवाल मुझे लगता है आज ये देश का सबसे बड़ा सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सवाल है कि हम ब्यूरोक्रेसी को उस सीमा तक अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाते कानून के सामने जिस सीमा तक ननकू और रज्जाक अकाउंटेबल है। कोई सुनवाई नहीं, आप निर्दोष हो अदालत में बताओ जाके, लेकिन पटवारी के लिए नहीं ये नियम, लेखपाल के लिए नहीं, तहसीलदार के लिए नहीं, सीएमओ के लिए नहीं, बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए नहीं, डीआईओएस के लिए नहीं। क्यों? किसी सरकार ने इस पर नहीं सोचा कभी। देखिए अमिताभ जी, जब 2017 में सरकार बनी तो यही माननीय योगी जी ही थे, सभी कैबिनेट मंत्रियों को, अरे मैं 2017 की बात नहीं, मैं 1947 से अब तक की बात कर रहा हूं भाई। आप तो हाथ बंद करके एक आपका रिकॉर्ड वही अटक गया, मैं 1947 से आज तक की बात कर रहा हूं, 17 और 27 नहीं बता रहा। बोलने का मौका दीजिए, मैं पूरी बात बताऊंगा आपको। थोड़ा सा मौका दीजिए। ये आप जो ब्यूरोक्रेसी वाली बात कर रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा हूं, थोड़ा सा मौका दीजिए बोलने का। बात क्या हुई, इन्होंने कैबिनेट मंत्रियों को बुला के कहा आप अधिकारियों पे प्रेशर नहीं करेंगे। बिल्कुल, आपने इन्होंने जब मीटिंग बुलाई और कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश दिया कि आप अधिकारियों पे प्रेशर नहीं बनाएंगे, तो कैबिनेट मंत्री बेचारा अब जनप्रतिनिधि है, उसे लोगों को सुनना है, तो वो बेचारा आप करे क्या? वो तो भाई अधिकारी से ही ना बोलेगा। तो पहले एक आप जितने ब्यूरोक्रेट्स थे उनका आपने मन बढ़ा दिया, समय समय पे आप डिक्टेशन देते रहे कि अधिकारी जो नहीं करेगा उसको जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सरकार बनने के बाद मेन जो
उनका वो था, लेवल था, उसको बढ़ाया किसने? मन किसने बढ़ाया? आप ही ने बढ़ाया। मैं मन बढ़ाने और घटाने के फार्मूले पर चर्चा नहीं कर रहा। बहुत अच्छी बात है। सॉरी नहीं ठीक है, मैं मंत्रियों के भी पक्ष में नहीं खड़ा। ना वो आपकी पीड़ा हो सकती है ओम प्रकाश राजभर के नाते, मैं मंत्रियों के भी पक्ष में नहीं खड़ा। मंत्री है तो क्या उनके हाथ में लट्ठे दे देंगे? मैं कानून के राज की बात कर रहा हूं, मंत्री के राज की नहीं। आपकी पीड़ा मैं जानता हूं प्रकाश भाई वाली, ठीक है ना, लेकिन मैं मंत्रियों को खुदा मानने के पक्ष में नहीं। ठीक है, थैंक यू प्रेमकांत तिवारी। ठीक है प्रेमकांत तिवारी जी, एक बड़ा सवाल, बुनियादी सवाल जो मैंने खड़ा किया, जो भारत की जनता के जहन में, उत्तर प्रदेश की जनता के जहन में है कि जब लॉ अबाइडिंग सिटीजन जेल चला जाता है, उसको अपने निष्पक्षता निर्दोषता अदालत में साबित करके जेल से मुक्ति का रास्ता खोजना होता है, वही कानून, वही व्यवस्था ब्यूरोक्रेसी पर लागू क्यों नहीं? लोअर ब्यूरोक्रेसी से लेकर ऊपर तक। बेशक अगर जनता के बीच में एक अच्छा संदेश देना है तो बाद में तो ये मामला अदालत में चला जाएगा, वो अदालती प्रक्रिया होगी कि उम्र भर इजलास की दहलीज पर बैठे रहे, उम्र भर इंसाफ की उम्मीद हम करते रहे। लेकिन उसके पहले अगर वास्तव में अच्छा संदेश देना है तो वो आईएएस अधिकारी जो इसमें कल्प्रिट की भूमिका में वो भी रहा है, उसको जेल भेजना चाहिए, जिससे कम से कम जनता के बीच में एक ये संदेश जाए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखा जाए कानून से ऊपर कोई नहीं, ये संदेश जाना जरूरी है। यानी कि कुल मिलाकर देखा है तो ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय होना बेहद लाजमी है। अमिताभ जी, नहीं मैं तो कहता हूं अकाउंटेबिलिटी, कागज फाइल पत्र तो सब ठीक है। अगर हम इसी शब्द पर जोर दे देंगे तो मैं जानता हूं मित्तल साहब जैसे जो योग्य लोग हैं हमारे मित्र, वो लोग इस शब्द पर घेर लेंगे मुझे। वो कहेंगे अकाउंटेबिलिटी तो है, धारा इतनी देखो, धारा उतनी देखो, उपनियम इतना देखो, खंड इतना देखो, उपखंड इतना देखो। पजल्ड हो जाऊंगा मैं तो गांव देहात की ठेठ बात कर रहा हूं। चौराहे से रामू को आप पकड़ के उठा के बंद कर देते हो कि इसको देख के पुलिस का दरोगा इस बात से मुतमईन हुआ, आश्वस्त हुआ कि यह समाज के लिए खतरा बनेगा बुधवार को, तो बंद कर दिया। अब वो जाके दरवाजा अदालत में सिर पीटे कि मैं खतरा नहीं बनने वाला हूं, छूट जाए तो भली भला, नहीं छूट जाए तो भली भला, दरोगा जी दूसरी चौकी में ट्रांसफर होके पहुंच ले रहे हैं। ये जो इतनी अच्छी व्यवस्था आजादी के बाद से चली आ रही है देश में, मैं इसके एक्सटेंशन की गुहार लेके आया हूं आज। और मैं योगी जी से कहूंगा ये ऐतिहासिक काम भी कर ही डालिए। ये जो कानून है ये सब पर लागू कर दीजिए। अगर अस्पताल में नकली दवाई के चलते बच्चे मर जाए मान लो, या आदमी, कुछ लोगों की तबीयत खराब हो जाए, कोई झंझट, कोई ऐसा कोई काम हो जाए, तो सीएमओ को तुरंत 302 में अंदर क्यों नहीं कर दो? वो नहीं होगा शामिल तो अदालत से छूट जाएगा। 10-50 लाख रुपया घर का फूके जो कमाया है, क्या दिक्कत है? कॉमन मैन खेत बेचता है ना, तो सीएमओ भी बेच लेगा, खंड विकास अधिकारी भी बेच लेगा, मुख्य विकास अधिकारी साहब भी बेच लेंगे, क्या बुराई है? आप प्रिविलेज्ड क्यों? आंखों से दिख रहा, चैतन्य बुद्धि कह रही कि तहसीलदार और इंस्पेक्टर सीधे दोषी हैं। छोड़ो आईएएस और उनकी बात, अभी उन दोनों को तो पहली फुर्सत में जेल यात्रा करवा देनी चाहिए थी, जिनके पास इन राइटिंग सूचना थी कि बुधवार को सुबह पैमाइश होगी। उनको तो जेल भेजते भाई, इसके प्रधान के साथ ही साथ। तो ऐसी व्यवस्था अगर बन जाए और सर्वदलीय समर्थन इस पर हो जाए तो मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश की जनता को भोला सुखद लगेगा। और मैं चंद्रभूषण जी से कहूंगा, छोटे मोटे काम मत करिए, उनमें समय मत खराब करिए। इतिहास में नाम दर्ज कराना है तो इतिहास से काम करके जाइए। सड़कें तो जितने राजा रजवाड़े आए सबने बनवाई, लेकिन ग्रैंड ट्रंक रोड ही याद है ना। खसरा खतौनी तो सबने किया,
लेकिन टोडरमल ही याद है ना। तो जिसने बड़ा किया वो इतिहास में गया, बाकी तो सभी कर ही रहे कुछ ना कुछ। ये व्यवस्था क्यों नहीं लागू हो जाए भाई? नकली शराब बिकती दिखे जिस अधिकारी के डोमेन में, अधिकार क्षेत्र में, परिक्षेत्रकारी क्षेत्र में, उसको शराब बेचने वाले के साथ ही जेल क्यों नहीं भेज दे हम? झंझट ही खत्म भाई, तू भी जाके अपना लड़ मुकदमा, चल सीट खाली करो, क्या दिक्कत है? सस्पेंशन से कुछ नहीं होगा चंद्रभूषण जी। 75 साल से सस्पेंशन की दवा हम खा के आजमा के देख नहीं रहे हैं क्या? अरे जिनका पेट अफरा हुआ है उनके सेहत पर सस्पेंशन से क्या फर्क, आप बताओ? और आप अनिवार्य सेवा समाप्ति भी दे दो तो क्या फर्क है? 50 के तो हो ही गए। नोएडा में भी कोठी है, लखनऊ में भी कोठी है, जालंधर में भी कोठी है, माल भी है, टॉल भी है, क्या फर्क पड़ रहा है? आप सेवा समाप्ति कर देंगे। मैं कह रहा हूं सेवा समाप्ति नहीं, जेल यात्रा होनी चाहिए। जेल जहां सेवा समाप्ति में तो आदमी को एस्कॉर्ट फ्री कर दिया, सेवा भी समाप्त करिए, मुकदमा भी लिखाइए, जेल भी भेज दीजिए। जिस इंजीनियर का बनाया पुल गिर जाए पहली बारिश में, सड़क धंस जाए, उसको जेल नहीं जाना चाहिए चंद्रभूषण जी? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बताओ चंद्रभूषण जी। उत्तर प्रदेश में रेफरेंडम करा लो इसी बात पर, जनता से बड़ा तो कोई नहीं ना। रेफरेंडम करा लीजिए 23 करोड़ लोगों से कि जाना चाहिए जेल के नहीं जाना चाहिए। नहीं, कहीं तो लकीर खींचनी होगी। ये हत्या के दोषी लोग हैं, ये हत्या के दोषी हैं, कागजों के खेल का मसला नहीं। ये 10 लोगों के प्राण चले गए, छोटी घटना है क्या? इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? ये अधिकारी क्षमा के योग्य नहीं हो सकते, ये किसी भी किस्म के रहम के पात्र नहीं हो सकते ना, कतई नहीं। ये देश का आक्रोश है जो मेरी वाणी में बोल रहा है। जाके जनता से पूछिए, जनता इसी विचार का समर्थन करेगी कि हां, इन लोगों के ऊपर 302 का मुकदमा चलाइए, सीधे ना सही 120 बी में तो डालिए। क्या चार्जशीट में 120 बी में अधिकारी आएंगे? और अगर आएंगे तो मैं प्रणाम करूंगा उस फैसले का को, और नहीं आएंगे चंद्रभूषण जी तो मुझे कष्ट होगा। मैं नहीं कहता आप इनको मुख्य अभियुक्त बनाइए, मुख्य अभियुक्त तो वो है जिसने गोली चलाई, लेकिन जो दुराभिसंधि में शामिल थे अधिकारी, उनका पाप गोली चलाने वाले से ज्यादा, गोली चलाने वाला तो अपराधी था। आप तो हमारे सिस्टम थे, हमारे रहनुमा थे, कानून के व्यक्ति थे। दुराभिसंधि वालों को 120 बी में नेम्ड करा दीजिए एफआईआर में। मैं इसी मंच पर आपका अभिनंदन करूंगा, इसी मंच पर। लेकिन शर्त यही है, ये जो लोग वहां जिम्मेदार हैं, मैं नहीं कहता कमिश्नर को 120 बी में डाल दो ना, लेकिन जो अधिकारी, 2 लोग तहसीलदार, मैं जोर दे रहा हूं, और इंस्पेक्टर जो हर घटना से वाकिफ थे उस इलाके के, जिनका डोमेन बहुत छोटा है, उनको तो सब पता था ना। उन 2 को 120 बी में डाल के भेजिए जेल। ऐसा कर दीजिए, पूरे प्रदेश में नहीं देश में संदेश जाएगा। और ये जो 10 गरीब आदिवासी दिवंगत हुए हैं, इनकी आत्मा को भी तोष पहुंचेगा, संतोष पहुंचेगा कि वही दरोगा है, ये वही लेखपाल है, भ्रष्ट दुष्ट, जिसने समय पर हमारी पुकार सुन ली होती तो हम जिंदा होते। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं बहुत भावुक होकर। समय हमको रेटिंग देगा, ऐसा कर जाएंगे। मुझे नहीं पता वोट पर उसका असर कितना होगा, नहीं होगा,
लेकिन हिंदुस्तान के दिल में वो चीज स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो जाएगी। हिंदुस्तान का दिल किसी नेता का दिल नहीं है चंद्रभूषण जी, किसी पार्टी का दिल नहीं। हिंदुस्तान का दिल 135 करोड़ दिलों को जोड़ दीजिए तो जो बड़ा दिल बनता है वो हिंदुस्तान का दिल है। उत्तर प्रदेश का दिल वो है जिसमें 23-24 करोड़ लोगों का दिल शामिल है। वहां लोगों को लगेगा कि हां ये काम अच्छा हुआ, पहली बार हुआ, इसकी धमक दूर तक जाएगी। मैं यही निवेदन आपके सामने सरकार के सामने छोड़ के जा रहा हूं। धन्यवाद। और आप सभी का बहुत शुक्रिया महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी।